पेज नंबर बोल दीजिए। पेज नंबर में नहीं है सर। हाँ बोलिए, क्वेश्चन क्या है? सर, सेल्स ऑफ एमएस प्राइमरी इंडस्ट्रीज 200% ऑफ ईबिट। इबिटा से 200 गुना, 2 गुना है सेल। 200% ऑफ ईबिट, यस सर। मतलब इबिटा जो है सेल का आधा है। हाँ, क्या भी कह सकते हो, 50% है इबिटा, ठीक है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और नेट प्रॉफिट है 30% सर। नेट प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया, 30%। चलिए और कैलकुलेट ईबिट परसेंट ऑफ नेट प्रॉफिट। इबिटा के परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है। क्वेश्चन मैं एक बार रिपीट करता हूँ, आपसे बताइए मैं सही बोल रहा हूँ क्या। बोला है कि आपका जो इबिटा है वो सेल जो है इबिटा का 200% है, यानी कि अगर इबिटा 100 रुपए है तो सेल 200 है। आगे, अब उसने बोला नेट प्रॉफिट 30% है, किसका? सेल का या इबिटा का? कुछ नहीं लिखा है सर। नेट प्रॉफिट मार्जिन इज हाँ, 30%, मार्जिन सर हमेशा प्रॉफिट मार्जिन। मार्जिन हमेशा सेल पे ही होता है। यानी कि नेट प्रॉफिट हो गया 200 का 30% 60। तो हमारे पास तीनों चीजें आ गई, 200, 100 और 60। अब क्या पूछा? कैलकुलेट इबिटा परसेंट ऑफ नेट प्रॉफिट। इबिटा को नेट प्रॉफिट पे परसेंटेज बताओ। इबिटा अपॉन नेट प्रॉफिट कर दो। इबिटा 100 था, नेट प्रॉफिट 60 था। तो अगर या तो 60% होगा इसका आंसर, या फिर होगा 90 समथिंग। वैसे तो इसका आंसर आएगा, इबिटा परसेंटेज अगर पूछा है तो इबिटा ऊपर आएगा, इबिटा डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट, यानी कि 100 डिवाइड बाय 60 into 100। ये आएगा लगभग 93 94% के आसपास आंसर आएगा। सॉरी, 133% आंसर आएगा, 135 या 130, 130। वही मतलब 100 डिवाइड बाय 60 into 100 का भी जो भी आंसर है वो है। पता चले? सर आपने क्या किया? 160 डिवाइडेड बाय। मैं बता देता हूँ, करके देखिए क्या किया। ये तो मुझ बन नहीं हो जाते ऐसे क्वेश्चन। तो कहाँ है मेरा पेन? मेरा पेन सब चीज खो गई आज। वो पेन पेन ठीक है, मेरे को नाम लिख। ठीक है जी, शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके का था, देखो उन्होंने बोला EBIT is 200%, वो सेल इज 200% ऑफ EBIT। सेल इज 200% ऑफ EBIT, यानी कि EBIT को हमने 100 अज्यूम कर लिया, सेल आ गई 200। नेट प्रॉफिट रेशियो या मार्जिन 30%, वो हमेशा सेल पे होता है, यानी कि 200 का 30% 60। फिर अगला क्वेश्चन पूछा उसने, इबिटा अपॉन नेट प्रॉफिट का रेशियो। तो ये कैसे निकलेगा? इबिटा हमारे पास है 100, नेट प्रॉफिट है हमारे पास 60 इंटू 100। ये आ गया 135 पॉइंट समथिंग समथिंग, जो भी आया होगा परसेंट। क्लियर सबको? सर एक और क्वेश्चन है सर। वो भी बोलिए, बोलिए। A business has total asset of 50 lakh ठीक है, और अर्निंग पर शेयर इज 0.5। ठीक है, नेट इनकम जो है वो 1,80,000। ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो 18 है। ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इज 1.25। ठीक है। कैलकुलेट असेट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, मैंने सुनते सुनते सॉल्व कर लिया। देखिए, एसेट्स गिवन है 50 लैक्स, गिवन है 0.50, नेट प्रॉफिट गिवन है 180। जरा ईपीएस का फॉर्मूला बताओ। नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर ही तो ईपीएस होता है। फॉर्मूला लिखा ईपीएस, म्यूट कर लीजिए, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर। 0.50 गिवन है और नेट प्रॉफिट हमारे पास 1,80,000 गिवन है, डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर। तो यहां से मेरे पे नंबर ऑफ शेयर निकल कर आ गए। नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू 1.80 लैक्स डिवाइड बाई 0.5, तो आंसर आ गया 3,60,000।
नंबर ऑफ शेयर निकल कर आ गया 3,60,000। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब हमारे गिवन है पीई रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? पीई रेशियो इक्वल टू प्राइस अपॉन ईपीएस। पीई रेशियो 18 गिवन है, 18 इक्वल टू प्राइस हमें निकालना है, प्राइस ऊपर रख दो, ईपीएस हमारे पास गिवन है 0.5, यहां से प्राइस निकल कर आ गया 9, किससे मल्टीप्लाई होगी? किसी को कोई प्रॉब्लम हो? प्राइस निकल कर आ गया 9 रुपीज, कोई प्रॉब्लम यहां तक? देखो हर एक फॉर्मूले से आ जा रही है। तीसरी चीज में निकाल रहा हूं, प्राइस अपॉन बुक वैल्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस अपॉन बुक वैल्यू इक्वल टू 1.25 गिवन है। प्राइस हमारे पास 9 है, बुक वैल्यू हमारे पास है नहीं, इक्वल टू 1.25, तो बुक वैल्यू निकल कर आ गई यहां से 9 डिवाइड बाई 1.25। सॉल्व करा तो हमारे पास निकल कर आया, देखना क्या आएगा, 9 डिवाइड बाई 1.25। ये एक्चुअली मैं यही कंफ्यूज था सर, प्राइस अपॉन बुक वैल्यू को इस तरह से लेना है, ये अभी समझ में आया। प्राइस अपॉन बुक वैल्यू का फॉर्मूला प्राइस अपॉन बुक वैल्यू, इसमें क्या है? सॉल्व करके क्या 7 से कर दूंगा? सर इधर डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई नहीं होगा इसके साथ? सर ये बुक वैल्यू इधर चला जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा, समझ में आया? 7.2 7.2 आ गई बुक वैल्यू, ये पर शेयर आई है, ठीक है। अब हमारे को निकालना था एसेट टू इक्विटी रेशियो, उसका फॉर्मूला होता है, वो भी यही बता रहा हूँ कोई सेकंड में, का फॉर्मूला होता है एसेट अपॉन इक्विटी। एसेट हमें गिवन है 50 लाख, अब ये जो एसेट गिवन है पूरी कंपनी की गिवन है, तो इक्विटी भी पूरी कंपनी की लेनी पड़ेगी, और ये बुक वैल्यू जो गिवन है ये एक शेयर की गिवन है, तो इसे नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर लेंगे 3,60,000 से, तो पूरी कंपनी की इक्विटी आएगी लैक्स में, तो 3,60,000 into 7.2 करो, 3.6 into 7.2 करो, 25,92,000 25,92,000 25.92 हो गया लैक्स में। अब 50 डिवाइड बाय 25.92 कर दो, आंसर आ जाएगा समथिंग 1.9 के आसपास आंसर है इसका, 1.93। वही आ गया। सही आंसर को समझ में आ गया कैसे होगा? हर देखो कितने फॉर्मूले यूज हुए इसके अंदर, एक फॉर्मूला तो ये वाला यूज हुआ, ये ईपीएस वाला, एक 2, एक 3, और एक जो पूछा था वो 4 फॉर्मूले, और एक फॉर्मूले से एक चीज निकल कर आती गई और अपने आप चेन बनती चली गई और सब हो गया, लेकिन चारों फॉर्मूले जिससे आते होंगे वो कर पाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? और कोई है ऐसी क्वेरी? मजा आ रहा है मुझे करने में। सर डिविडेंड पे आउट रेशियो मतलब? एक मिनट मैं ये इरेज कर दूं ना? सर एसेट है वो जो लास्ट कॉर्नर में है, वो क्या है? एसेट ओवर बुक वैल्यू। बुक वैल्यू को नेटवर्थ भी बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं, तो ये बात भी पता होनी चाहिए कि बुक वैल्यू को, ये हमने थ्योरी पढ़ाते हुए बताई थी सर। उसके तो 5-6 नाम है सर, वैल्यू, इक्विटी, नेटवर्थ, हाँ शेयर होल्डर फंड, आपने लिखवाया नेट इक्विटी, सब उसी के नाम है, इंट्रिंसिक सर। और आउटस्टैंडिंग शेयर और नंबर ऑफ शेयर एक ही है ना? एक ही होता है। अच्छा सर, डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है वो डिविडेंड पर शेयर अपॉन ईपीएस होगा ना? डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब डिविडेंड डिवाइड बाय ईपीएस। डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला लिख लो, डिविडेंड पे आउट रेशियो ईपीएस यानी कि डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। आपने कमाए तो 10 रुपए, लेकिन दिया तो 40% दिया, इसका मतलब आपने ईपीएस तो था आपके शेयर पे 10 रुपए, लेकिन उसमें से आपने 4 रुपए का डिविडेंड दिया, डिवाइडेड बाय अर्निंग इक्वल टू डिविडेंड पे आउट रेशियो। ये परसेंटेज में निकल कर आता है, 100 करके 40 ऐसे करके। अब बोलिए आपकी क्वेरी में से डन सर। सर एक पीईजी रेशियो क्या होता है ये बता दें? पीईजी ना, हाँ पैक रेशियो। पैक रेशियो का क्या होता है? ग्रोथ रेशियो, क्या रेशियो? पीईजी रेशियो प्रॉफिट ग्रोथ, बता दो मुझे फॉर्मूला। सर ग्रोथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बताओ पूरा फॉर्मूला बताओ। सर पी रेशियो डिवाइड बाय ग्रोथ परसेंटेज। ये बिल्कुल बिल्कुल, इसमें क्या होता है कि
क्योंकि हमारा इसमें बेसिक फंडा ये होता है कि प्राइस अर्निंग जो रेशो होता है ना, प्राइस अर्निंग पीई रेशो, देखो प्राइस अपॉन अर्निंग ईपीएस, ये तो आपका प्राइस अर्निंग रेशो। अब इस पे ग्रोथ का रेशो देखो, इसे ऐसे पढ़ो पीई टू जी रेशो। तो पहले पीई लिख दो अपॉन जी भी लिख दो, तो जी इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि जी के नीचे 1 है, ये ऊपर चलेगा तो पता होगा ना, ये हो जाएगा फॉर्मूला प्राइस अपॉन ईपीएस इनटू ग्रोथ। ये पीईजी को ऐसे पढ़ो प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशो, मतलब ऊपर प्राइस अर्निंग नीचे ग्रोथ। तो प्राइस अर्निंग का मैंने फॉर्मूला लिखा, नीचे ग्रोथ लिखा, फिर जो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हो उसको सीधा पता होगा, मैथ्स का पार्ट है, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा ये प्राइस अपॉन ईपीएस इनटू ग्रोथ, पीईजी रेशो। क्लियर? अगर मैं आपको सर मतलब प्राइस अपॉन ईपीएस अपॉन ग्रोथ, अपॉन ग्रोथ, और ग्रोथ वो ईपीएस में मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड वाले ट्राई जाके, तो आप इसका फॉर्मूला याद कर लो, प्राइस अपॉन ईपीएस इनटू ग्रोथ। ईपीएस इनटू ग्रोथ पूरा अपॉन में रहेगा, मतलब डिनोमिनेटर में रहेगा जी। और कोई क्वेरी किसी की? बाकी सबने नहीं किया क्या? इतनी छुट्टी होने के बाद भी नहीं करते हो क्या? सैटरडे का उसमें घूमते हो क्या? सर ग्रोथ ये क्या सेल्स ग्रोथ है, मतलब ग्रोथ कैसे आएगी? हाँ, ये ग्रोथ वही है, प्रॉफिट की ग्रोथ, ये क्वेश्चन में गिवन होगी, वरना आप भी नहीं कर सकते हो। पिछले साल का प्रॉफिट कितना था, कितना बढ़ गया, उसी को ग्रोथ बोलते हैं। और कोई क्वेरी किसी? सर ये एमएससीडी सर समझाएंगे सर, एमएससीडी एमएसीडी आपका? हाँ सर। एवरेज होता है, एक तरह का एवरेज होता है, टेक्निकल में काम आता है। क्या समझाऊं उसमें, बताओ। टेक्निकल का चार्ट है, एमएसीडी लगा लो एक तरह का, जैसे आपने वीवैप लगाया था ऐसे एमएसीडी भी लगा सकते हो। मूविंग एवरेज यहाँ पे दिया है मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, इसका मतलब कैसे आपका वो जो फंक्शन करता है वो थोड़ा देखना था सर। सर फंक्शन नहीं सिखा सकता, बताता हूँ क्यों। आपने स्टैटिस्टिक्स में एक बार डाइवर्जेंस पढ़ा होगा, वेरिएंस जिसे बोलते हैं, वेरिएंस। उसका फॉर्मूला होता है fx स्क्वायर अपॉन n माइनस fx अपॉन n का होल रूट, स्क्वायर रूट। अब वो चीज तो नहीं हम सॉल्व करेंगे ना बैठकर, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके वेरिएंस से इसको एवरेज कर देता है। तो ये बहुत टिपिकल एवरेज है, मतलब ये थोड़ा ज्यादा अच्छा वाला एवरेज है। तो सिंपल एवरेज लेने की जगह एमएससीडी भी ले सकते हो, बस ये थोड़ा ज्यादा अच्छे से एवरेज करता है, ये क्वांटिटी के साथ वेटेड एवरेज निकालता है। सर दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बेसिस पे कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस मूविंग एवरेज होता है ना, वो भी होता है एमएससीडी वाला, उसे एक्सपोनेंशियल बोल लो, एमएससीडी बोल दो, वेटेड एवरेज बोल दो, बस निकालने का तरीका थोड़ा थोड़ा बदल जाएगा, है सब सेम। अब दो एक्सपोनेंशियल एमएससीडी और एक्सपोनेंशियल सेम है क्या सर? सेम नहीं है, लेकिन लगभग सेम है, चलते दोनों सेम है। एक्चुअली क्या होता है, किसी को तो 5 साल के एवरेज से निकाला है, किसी को 2 साल के एवरेज से निकाला है, किसी को 6 महीने के एवरेज से निकाला है, किसी को 5 दिन के एवरेज से निकाला है, तो अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से नाम अलग अलग जाते हैं सबके। एक्सपोनेंशियल में तो सर आपका हर एक आपका डाटा पॉइंट में मतलब वेट वो दिया जाता है ना सर, जो एक्सपोनेंशियल होता है। नॉर्मल से एवरेज वो डिफरेंस है इसका। हाँ, लेकिन मैं क्लियर कर दूं सर, एक्सपोनेंशियल में क्या डिफरेंस है? मैं बताता हूँ। देखिए एमएससीडी हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, ये सब एवरेज करने के तरीके हैं। हर एक में कुछ ना कुछ एवरेज करने का सिस्टम अलग है, लेकिन है एवरेज। दूसरा, मैं टेक्निकल पे इतना ध्यान देने को मना करता हूँ, तो कोई सा भी एवरेज यूज कर लो, मेरे लिए तो सब बेकार है। सिर्फ इसलिए चार्ट पे कोई सा भी एक लगा लेता हूँ कि बस ये पता लग जाए कि ठीक है यहाँ पर, क्योंकि कोई सा भी एवरेज लगा लो, 10-20 पैसे 50 पैसे ऊपर नीचे रहेंगे सब सेम, एवरेज वही आएगा। एवरेज इतना हो सकता है मैक्सिमम 1% का फर्क आ जाएगा, इससे ज्यादा अगर फर्क आ रहा है तो वो बेकार एवरेज ही, फिर तो एवरेज ही बेकार है वो। अगर एवरेज भी नहीं बता रहा हो सही से तो फिर तो बेकार एवरेज है। अगर आप 10 चीजों का एवरेज लोगे और उनका एवरेज 5 आ रहा है, तो किसी भी तरीके से एवरेज निकालो तो 5 ही आएगा ना। 5 का 5.25 हो सकता है, 5.5 हो सकता है, इससे ज्यादा फर्क तो नहीं हो सकता ना। टेक्निकल पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो इसलिए हम एवरेज कोई सा भी यूज कर लेते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एमएससीडी और एक्सपोनेंशियल होते अलग अलग है, और यूज भी इनका कोई खास नहीं है, वो एवरेज के लिए यूज होता है।
आपका क्वेश्चन क्या है वो पूछिए। आप मेरे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आप चाह रहे हैं मैं एमएससीडी को कैसे बनाया ये बताऊं? मतलब कैसे फंक्शन करता है एमएससीडी, वही मतलब। आपको वेरिएंस निकालना आता है? तो वो तो मतलब कब निकला था भूल गया सर अभी। हाँ, अभी अगर मैं इसको कैसे बनाया तो उसके लिए मुझे पहले वेरिएंस डेरिवेशन सिखाना पड़ेगा। मुझे तो आता है, लेकिन सिखा के कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इतनी सारी कैलकुलेशन थोड़ी करोगे आप ट्रेडिंग करने के लिए। वो जब सॉफ्टवेयर बता रहा है तो ठीक है, जैसे एक्सपोनेंशियल आप यूज करते हो ऐसे ही एमएससीडी यूज कर सकते हो। मतलब इंडिकेटर में जाके हम लोग एमएससीडी यूज कर सकते हैं, उसमें मतलब चार्ट में फंक्शन लगाओ। जो है एमएससीडी। बिल्कुल बिल्कुल। एमएससीडी क्या है वो बता देता हूँ। वेटेड एवरेज है एक तरह का। अगर पेपर में पूछा जाए कि कौन सा एवरेज ज्यादा अच्छा है, और वहां एवरेज भी लिखा हो, सिंपल एवरेज भी लिखा हो, एमएससीडी भी लिखा हो, तो आप कहोगे एमएससीडी बढ़िया है, क्योंकि वो क्या है, वेरिएंस से लेकर करता है काम। ठीक है ना? तो एमएससीडी थोड़ा बेटर है एवरेज से। समझ। और कोई क्वेरी किसी की? चलिए, फोर्थ लेसन तक हमने आपके करा दिए हैं। किसी की कोई क्वेरी हो तो आप ले सकते हैं, कल भी ले सकते हैं, परसों भी ले सकते हैं, लेकिन एमएससीडी जो है ये ट्रेंड का स्ट्रेंथ भी बताता है ना सर? एमएससीडी क्या होता है? एक तरह का वेटेड एवरेज है, और अगर बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ प्राइस आएगा तो एकदम से चेंज हो जाता है। नॉर्मल एवरेजेस चेंज नहीं हो पाते, ये वॉल्यूम को लेकर चलता है, तो ये एकदम सटीक जानकारी देगा आपको। अगर एकदम से वॉल्यूम के साथ कोई बात हुई तो एकदम से चेंज हो जाएगा, और आपको बता देगा कि यहाँ पर एकदम से वॉल्यूम आई थी, तो एकदम से एवरेज बदल जाएगा इसका, एकदम से चार्ट बदल जाता है। तो वह इसीलिए यूज होता है। और टेक्निकल के क्वेश्चन है, मैं टेक्निकल क्वेश्चन अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मैं आपको पूरे कोर्स में एक ही बात समझाता आया हूँ, टेक्निकल को टेक्निकल रहने दो, हमें फंडामेंटल पढ़ना है। पेपर में फंडामेंटल आएगा, टेक्निकल कोर्स में नहीं है। पेपर में बस टेक्निकल एनालिसिस क्या है, बस यही कोर्स में है कि भैया वो चार्ट होते हैं, इंडिकेटर होते हैं, ये होता है बस। इसके बाद टेक्निकल का कुछ कोर्स में है नहीं। स्ट्रेंथ शायद आपका आरएसआई से वो किया जाए, इंडिकेट किया जाता है। आरएसआई से तो सिर्फ ये इंडिकेट होता है कि कहां से वो रिवर्स हो सकता है। अगर वो गिर रहा है तो कब वहां से रिवर्स लेगा, और अगर वो बहुत तेज बढ़ रहा है तो कब वहां से रिवर्स लेगा। आरएसआई बस ये बताता है। जब आरएसआई बहुत लो हो तो वो रिवर्स लेगा, और जब बहुत हाई हो तो ऊपर से नीचे की तरफ रिवर्स ले लेगा। तो एक तरह से वो ये बताता है कि नहीं भैया ज्यादा बढ़ गया, चलो निकल जाओ, या फिर ज्यादा गिर गया, चलो अब ले लो, बॉटम फिशिंग कर लो। आरएसआई स्ट्रेंथ नहीं बताता, आरएसआई बताता है रिवर्सल। और कोई क्वेरी? सर क्विक रेशियो बस बता दीजिए सर। कौन सा? क्विक 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 रेशो लिख लीजिए। क्विक रेशो का फॉर्मूला, क्विक रेशो इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी माइनस ओवरड्राफ्ट। करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस हटा देंगे, नीचे करंट लायबिलिटी में से अगर कोई ओवरड्राफ्ट हो तो वो हटा देंगे बस, और इसे सॉल्व कर देंगे। ये क्विक रेशो का फॉर्मूला है। ये करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस क्या है सर ये? प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस एक्सपेंस पेड। प्रीपेड एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस जो आपने पहले ही पे कर दिए, प्रीपेड एडवांस में पे कर दिए। और नीचे लिखा है करंट, नीचे लिखा है करंट लायबिलिटी माइनस ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब आपने बैंक से कोई लोन लिया हुआ है छोटा सा 2-3 महीने के लिए, या फिर ओवरड्राफ्ट बोलते हैं उसे, जो आप रोज पे कर सकते हो, तो वो लेस कर देते हैं। वो करंट लायबिलिटी का पार्ट है ही नहीं एक्चुअल में, तो इसलिए उसे लेस कर देते हैं, तो क्विक रेशो निकल आता है। सर ये क्विक रेशियो कहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है? जैसे करंट रेशो चेक करते हैं ऐसे क्विक रेशो चेक कर लेते हैं, बस ये रेशो है। सोल्वेंसी पोजीशन लिख लीजिए। भी सोल्वेंसी, कंपनी के पास पैसों की कमी तो नहीं है शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी चेक करने के लिए करंट रेशो और क्विक रेशो चेक किए जाते हैं। करंट रेशो का फॉर्मूला आपको पता ही है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। सोल्वेंसी सर ये सॉल्वेंसी के लिए तो ये भी है ना सर, डी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज और ये एसेट डेप्ट रेशियो। वो वाले रेशो पीएल से रिलेटेड है, ये दो रेशो एसेट से रिलेटेड है, बैलेंस शीट से रिलेटेड है। और ये वाला लेसन अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ये लेसन अभी आएगा तब पूछ लेना। ये सारे रेशो मैं बताऊंगा आपको, रेशो एनालिसिस के नाम से एक लेसन है, और शायद 6th चैप्टर ही है, अभी 5th करा रहे हैं, इसका नेक्स्ट चैप्टर मेरे को लगा जो रेशियो हमने पढ़ा है उसी का हिस्सा ये पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल
डिटेल में जा रहे थे ना, सॉल्वेंसी रेशो क्या है, एक्टिविटी रेशो क्या है, ये सब पढ़ा हूँ अगले लेसन में। तो है अब सारा आज ही पढ़ाऊंगा तो वो लेसन पढ़ते हुए मेरे को लगा सर वो पुराने चैप्टर में जो रेशियो टॉपिक था उसके अंदर का है ये तो होता ही है हमारी क्लास में, मिक्स क्लास है ना। सर अब शुरू करें, और सर अब शुरू करें। और कोई क्वेरी किसी की? चलिए चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। देखो 8:45 तो बज ही गए हैं, थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। इकोनॉमिक एनालिसिस अब हम आपको सिखाने वाले हैं। हमने आपको बताया था जब भी हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें पूरी की पूरी कंट्री का एनालिसिस करना होता है। देखिए अगर आप मेरे से कई बार क्वेश्चन पूछते हैं सर हम डिसाइड कैसे करें कि कौन से कंपनी के शेयर पे रिसर्च की जाए, तो उसके लिए सबसे पहले कंट्री का रिसर्च करो कि अगर हम कौन सी कंट्री में पैसा लगाएं तो हमारा पैसा वहां बढ़ जाएगा, और कौन सी कंट्री में पैसा बढ़ेगा जहां पर ग्रोथ हो, जहां पर डिमांड हो, जहां पर सेल हो। अगर आज की बात करूं तो कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा डिमांड है? 2 कंट्रीज में सबसे ज्यादा डिमांड है। नंबर 1 पे इंडिया। नंबर 2 पे इंडिया। फिर से बता रहा हूं, नंबर 1 पे चाइना, नंबर 2 पे इंडिया। क्यों? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना की है, पॉपुलेशन इंडिया। पॉपुलेशन सबसे ज्यादा चाइना में है, डिमांड भी सबसे ज्यादा चाइना में ही होगी। और दूसरे नंबर पे इंडिया में है तो डिमांड भी दूसरे नंबर पे चाइना में इंडिया में ही होगी। तो अगर डिमांड की बात करें तो सबसे ज्यादा डिमांड चाइना में है हर चीज की, फिर उसके बाद इंडिया में है। तो इसीलिए जितनी भी बाहर की अमेरिका रूस जहाँ की भी कंपनियां, उनका जो फोकस रहता है वो चाइना और इंडिया पे ही रहता है। चाइना कितना भी गड़बड़ कर ले उसे छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि सारी की सारे देशों का सबसे बड़ा मार्केट है चाइना, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट उनका वहीं बिकता है। और दूसरे नंबर पे इंडिया में, तो हम दो को कोई छोड़ ही नहीं सकता। अगर हम अगर अमेरिका को छोड़ दें तो अमेरिका की जीडीपी 2% से गिर, वो है ही पहले ही 5%, 1-1.5% गिर जाएगी हमारी वजह से। लेकिन हम अमेरिका को भी छोड़ नहीं सकते। अमेरिका तो फिर भी हमें एक बार को छोड़ देगा तो उसकी तो 1% गिरेगी, लेकिन अगर हमने अमेरिका को छोड़ दिया तो हम तो 0 हो जाएंगे। तो अभी ये वाली लाइन बोलना ठीक नहीं है, लेकिन अगर अमेरिका अपनी चीजें हमारे यहाँ बेचना बंद कर दो, उसकी जीडीपी 1-1.5% गिर जाएगी, क्योंकि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा बाजार है हम। इसीलिए एलन मस्क इंडिया आना चाहता है, कि अभी तक वो इंडिया में उसकी एंट्री नहीं हुई थी। अगर वो इंडिया में आ जाता है तो उसे पता है इतने सेल तो मैं अमेरिका में भी नहीं करता, इतनी मेरी इंडिया से हो जाएगी। ठीक, उसकी एंट्री हो गई है सर। अभी हुई आज ही मैंने शुरुआत है। हाँ आज ही मैंने कहीं पढ़ा था कि मतलब कार उसकी जो है मैन्युफैक्चर होकर लॉन्च होने वाली है। तो अभी हुई नहीं ना, लॉन्च होने दो, बिकने दो, तब शुरू होगी। हाँ मगर आगे सर पुणे वगैरह में ऑफिस खरीद क्लियरेंस लिया। मिल गई उसे, हाँ क्लियरेंस मिल गई। लेकिन अब पंगा तो ये हो गया ना, उसने जो है ट्रंप ने कह दिया अगर तुम बाहर मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो मैं 50% लगाऊंगा, तो कैसे करेगा मैन्युफैक्चरिंग? ये सर वो उसने तो बोला है कि वो सिर्फ आउटलेट खोलेगा और वहां से माल गाड़ी भेजेगा। जो भी करेगा देखते हैं। अगर 50% ड्यूटी लग के आएगा माल तो हम लेंगे थोड़ी, कोई और कंपनी की ले लेंगे। सर इंडोनेशिया वगैरह में भी ग्रोथ है ना, अफ्रीकन कंट्रीज में भी और इंडोनेशिया में। बिल्कुल है, वहां पर ना क्या होता है कि पॉपुलेशन वहां पर भी है, और पॉपुलेशन कम है तो क्या होगा, कम बिक जाएंगी गाड़ियां, ग्रोथ तो है ही। तो वहाँ इन्वेस्ट करना है तो सर कैसे करते? वहां पर इन्वेस्ट कैसे करना है आपने हमने? इंडोनेशिया में या फिर अफ्रीका में सर? इंटरनेशनल ईटीएफ्स मिलते हैं, उनमें इन्वेस्ट कर लो, डायरेक्ट डीमैट भी खोल सकते हो, उसमें कर लो। सबसे पहले आपने डिसाइड करना है कौन से कंट्री में सबसे ज्यादा ग्रोथ है, तो आपने वो कंट्री पकड़ लेनी है। मान लीजिए ऐसा ज्यूम कर लेते हैं कि आपने जब एनालिसिस करा तो आपको दिखा कि इंडिया में ग्रोथ है, तो आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इंडिया में इन्वेस्ट करना है। फिर इंडिया की कौन सी इंडस्ट्री में ग्रोथ आएगी, फिर अलग अलग इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, हॉस्पिटल इंडस्ट्री, एफएमसीजी, अलग अलग 20-25 तरह की इंडस्ट्री होती है, उन सबको आपने एनालिसिस किया। फिर मान लीजिए आपको समझ में आया कि सोलर इंडस्ट्री में जो है ना बहुत ग्रोथ है सोलर में, तो सबसे पहले आपने तय करा कौन सी कंट्री में जाऊंगा, तो आपने तय करा इंडिया। फिर आपने तय करा कौन सी इंडस्ट्री में जाऊंगा दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे क्या आता है, इंडस्ट्री एनालिसिस। तो पहला लेसन है इकोनॉमिक एनालिसिस जो आज पढ़ा रहा हूँ, इसके अगला लेसन आएगा इंडस्ट्री एनालिसिस, वो जो इसके बाद पढ़ाऊंगा। इंडस्ट्री का एनालिसिस करोगे, इंडस्ट्री फाइनल कर ली सर मैं सोलर पे काम करूंगा, सोलर वाली कंपनियों में ग्रोथ ज्यादा है,
फिर सोलर में कौन सी कंपनी का शेयर पकड़ना है, उसे बोलते हैं कंपनी एनालिसिस। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे हम करते हैं कंपनी एनालिसिस। फिर कंपनी एनालिसिस तो वही करते हैं, ईपीएस रेशियो वगैरह, पीई रेशियो चेक करते हैं, ग्रोथ चेक करते हैं, वो सब आपको बता चुके हैं। तो कंपनी एनालिसिस आपको सिखा चुके हैं, बचे हुए दो सिखाने हैं। क्या? एक तो सबसे पहले इकोनॉमिक एनालिसिस करते समय क्या ध्यान देना है, फिर उसके बाद इंडस्ट्री एनालिसिस करते समय क्या ध्यान देना है। तो आज हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक एनालिसिस। चलिए पढ़ते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन, बोलिए जी। दिस इज द रिलेटेड। सर ये जो अभी जो अपन ने ग्लोबल की बात की सर, तो ग्लोबली जो गोल्ड रिजर्व है सर हमारी पूरी ग्लोबल का, तो इंडिया इज जस्ट होल्डिंग अराउंड लेस देन 10% ऑफ द गोल्ड रिजर्व। उससे भी कम। गवर्नमेंट हाँ, उससे भी कम। हाँ उससे भी कम। लेकिन अगर पब्लिक का गोल्ड अगर इकट्ठा करती है तो पूरी ग्लोबल गोल्ड रिजर्व से ज्यादा है, ऐसा है क्या फैक्ट है सर? नहीं है, हम ऐसा कह सकते हैं जितना गोल्ड गवर्नमेंट के पास है इतना ही गोल्ड हमारी पब्लिक के पास भी है। तो हमारे रिक्वायरमेंट है ना, हमारे पास ज्यादा गोल्ड है, क्योंकि वो ऑन पेपर्स नहीं है। और पब्लिक वाला गोल्ड कभी वो गवर्नमेंट को देगी ही नहीं, तो गवर्नमेंट के काम तो आना ही नहीं, उसका क्या करे गवर्नमेंट? है तो है, कर लो, रखो रखो। उल्टा गवर्नमेंट को नुकसान ही है, इंपोर्ट ड्यूटी और बढ़वा देती है गवर्नमेंट की, इंपोर्ट डेफिसिट बढ़ जाता है, हर साल और गोल्ड खरीद के बैठ जाते हैं हम लोग जी। चलिए फिफ्थ लेसन की थोड़ी सी स्टार्टिंग करते हैं, बस 15-20 मिनट की क्लास लेके फिर एक कंसेप्ट खत्म करके बस रख देंगे। तो सर इकोनॉमिक एनालिसिस करते समय आपको पहले उस कंट्री की माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स देखनी पड़ेगी। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। जब हम किसी भी कंट्री की छोटी छोटी चीजों को चेक करेंगे, छोटी छोटी चीजों मतलब कि भैया वहां पर छोटी चीज, छोटी मतलब सर दाल की सप्लाई क्या है, जब एक प्रोडक्ट की बात करेंगे, दाल की सप्लाई की बात करेंगे तो वो माइक्रो है। लेकिन अगर पूरी की पूरी खेती की बात करेंगे तो वो मैक्रो है। अगर हम बात करेंगे डॉलर का रेट क्या है तो वो माइक्रो है। लेकिन डॉलर का बाकी सारी करेंसी के अगेंस्ट में क्या परफॉर्मेंस है तो फिर वो मैक्रो है। चलिए थोड़ा सा और पढ़ते हैं माइक्रो और मैक्रो को। स्टडीज बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, कह रहा माइक्रो मतलब छोटी, कह रहे इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट के बारे में बात करता है, जैसे कि कंज्यूमर के बारे में कर लेगा, किसी एक फर्म के बारे में कर लेगा, या किसी एक इंडस्ट्री के बारे में कर लेगा। लेकिन क्या करेगा, फोकस ऑन डिमांड, उसकी डिमांड के बारे में बात करेगा, सप्लाई के बारे में बात करेगा, प्राइसिंग के बारे में बात करेगा और रिसोर्स एलोकेशन के बारे में भी बात करेगा, लेकिन एक स्मॉलर स्केल पे, छोटे स्केल पे। अगर छोटे स्केल पे बात करोगे तो वह है माइक्रो इकोनॉमिक्स। एग्जांपल, हाउ अ फर्म सेट्स द प्राइस, एक फर्म ने अपना प्राइस कैसे सेट किया उसके प्रोडक्ट का। हाउ कंज्यूमर मेक परचेजिंग डिसीजन, और एक जगह के कंज्यूमर को कैसे डिसीजन ले रहे हैं। मान लीजिए एक शहर है, उसमें गरीबी लोग रहते हैं, छोटा शहर है, तो वहां के लोग कैसे डिसीजन लेते हैं, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन पूरा का पूरा देश कैसे डिसीजन लेता है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलो थोड़ा सा मैक्रो भी पढ़ते हैं। स्टडीज द ओवरऑल इकोनॉमी और लार्ज स्केल इकोनॉमिक्स फिनोमिना, कह रहा मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा, लार्ज स्केल इकोनॉमी का फिनोमिना पढ़ाया जाएगा, छोटे मोटे लेवल पे बात नहीं की जाएगी। इसमें क्या करोगे, पूरे के पूरे इंडिया की बात करोगे, एनालाइज नेशनल इनकम, पूरे कंट्री की नेशनल इनकम क्या है वो देखी जाएगी, एक बंदे की नहीं। इन पूरे कंट्री की इन्फ्लेशन क्या है वो देखी जाएगी, किसी एक प्रोडक्ट की नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट पूरे के पूरे देश की क्या है वो देखी जाएगी, किसी एक शहर की नहीं। जीडीपी भी पूरे के पूरे देश की क्या है वो देखी जाएगी, किसी एक बंदे या किसी एक शहर की नहीं। एंड फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसीज भी आप पूरे के पूरे देश के लिए ही बनाओगे। तो माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस सबको समझ में आ गया होगा। किसी की कोई क्वेरी है इस रिलेटेड तो बताइए कि सर माइक्रो और मैक्रो के बीच में डिफरेंस ही समझ में नहीं है, ऐसा कोई? राधा जी क्लास में आप? Yes, sir, I'm there in the class, sir. I'm hearing you, sir. ऑल क्लियर? All clear? ऑल क्लियर, सब साफ? Yes. ठीक, आगे बढ़ते हैं। माइक्रो और मैक्रो एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हाउ गवर्नमेंट पॉलिसीज इंपैक्ट इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट। जब हम बात करेंगे कि अगर आरबीआई अपने 25 पैसे घटा दे तो उसमें इन्फ्लेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, तो ये होगी पूरे की पूरी इकोनॉमी की बात, तो इसे बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर आरबीआई अपने 25 पैसे घटा दे तो जो लोन के बोरोवर है उन पे क्या फर्क पड़ेगा, ये छोटी बात होगी, एक टॉपिक के बारे में बात हो रही है, तो ये हो गई माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर भी इनके बीच में एक बार डिफरेंस देख लेते हैं, बहुत सारे डिफरेंस लिखे हैं मैंने। पहला फोकस एरिया, देखो जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं वो इंडिविजुअल यूनिट की बात करता है, हाउस होल्ड की, फर्म की बात करता है। लेकिन जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं वो इकोनॉमी को एज अ होल ले लेता है, नेशन और ग्लोबल के बारे में बात करता है।
अगला की कंसेप्ट, प्राइस ऑब्जेक्टिव, प्राइस डिटरमिनेशन करता है कंज्यूमर के बिहेवियर पे, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है, स्टेबिलिटी पॉलिसीज की बात करता है। की कंसेप्ट क्या है इसका, ये डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी और कॉस्ट, ये चार चीजें पढ़ाई जाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी है उसे पता है। डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी और कॉस्ट। एक आइटम की डिमांड क्या है, एक आइटम की सप्लाई क्या है, एक आइटम की इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज इन प्राइस कितना है, और उसकी कॉस्ट के बारे में पढ़ाया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ाया था, पूरे वर्ल्ड लेवल पे जीडीपी कितनी है, इन्फ्लेशन कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है। यहां तक किसी को कोई क्वेरी हो तो बोलिए, कोई चीज समझ में नहीं हो तो। सबको सब कुछ समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। देखो थ्योरेटिकल क्लास है ये पूरी, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। स्कोप, सर माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है छोटा, नैरो, डिटेल एनालिसिस करना पड़ता है आपको, और ये होता है ब्रॉड, इसमें एग्रीगेट एनालिसिस करना पड़ता है। डिसीजन मेकर कौन होता है सर, यहाँ पर कंज्यूमर डिसीजन लेता है और प्रोड्यूसर फर्म जो छोटे छोटे होते हैं वो। मैक्रो इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट लेती है या फिर सेंट्रल बैंक आरबीआई लेता है। एग्जांपल्स, प्राइस ऑफ स्मार्टफोन के बारे में बात होगी, वेजेस इन अ फर्म के बारे में बात होगी, तो ये एग्जांपल है इसके माइक्रो के। इन्फ्लेशन रेट या फिर फिस्कल डेफिसिट या फिर जीडीपी के बारे में बात होगी, ये एग्जांपल है मैक्रो इकोनॉमिक्स के। टूल्स यूज्ड, सर माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन से टूल्स यूज होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई ग्राफ, कॉस्ट एनालिसिस, ये। और इसके अंदर क्या होता है सर, एग्रीगेट डिमांड एंड पॉलिसी मॉडल, या आरबीआई की पॉलिसी है ना, इन्फ्लेशन एनालिसिस, ये सब। गोल क्या होता है सर माइक्रो और मैक्रो के अलग अलग। माइक्रो का मतलब होता है ऑप्टिमाइज द इंडिविजुअल यूटिलिटी एंड प्रॉफिट, जो छोटी छोटी फर्म है उनके प्रॉफिट को बढ़ाना, ये तो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का गोल। अचीव द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, पूरे के पूरे देश की ही ग्रोथ बढ़ाना, ये होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। किसको माइक्रो और मैक्रो में अभी भी डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है, या कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो बताइए। सब कुछ क्लियर है तो नॉर्मल चीजें थी, जिन्होंने इकोनॉमिक्स पहले पढ़ रखे उनको पहले से पता होगा, और जिन्होंने नहीं भी पढ़ी होगी तो समझ में आता है। माइक्रो के नाम ही मतलब छोटा, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। जब हम बड़े लेवल पे बात करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगी, जब छोटे लेवल पे बात करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगी। लेकिन इकोनॉमिक्स होने के लिए पैसे से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स, इको का मतलब पैसा, नॉमिक्स का मतलब ज्ञान, पैसे से रिलेटेड ज्ञान को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र। अर्थ मतलब पैसा, शास्त्र मतलब ज्ञान, अर्थ मतलब पैसे का ज्ञान। तो इकोनॉमिक्स का मतलब जब आप पैसे से रिलेटेड कोई बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स है। अब अगर आप उसे इंडिविजुअल लेवल पे बात करोगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कवर हो जाएगा। अगर वो वर्ल्ड लेवल पे या इंडिया लेवल पे या कंट्री लेवल पे बात करोगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। अभी हम इसी टॉपिक पे थोड़ी सी बात और करेंगे। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा और समझा रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन इंडिविजुअल यूनिट व्हाइल मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमी एज अ होल, बट बोथ आर एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ इकोनॉमीज फंक्शन इफिशिएंटली। लेकिन आपको दोनों की दोनों ही पता होनी चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, नेशनल इनकम। क्या है नेशनल इनकम? इज अ टोटल मॉनेटरी, मॉनेटरी मतलब मनी की टर्म्स में जो आपने कमाया, टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स। पूरे देश में आपने मुझे कोई चीज बेची 100 रुपए में, फिर मैंने वो बेच दी 120 में, फिर 120 वाले ने बेच दी 140 में, तो टोटल 3 बार बिकी। वो एक बार 100 में, एक बार 120 में और एक बार 140 में, होगा 360 रुपए। तो ये 360 रुपए पूरे के पूरे हो गए आपके मॉनेटरी वैल्यू, चाहे वो 100 बार बिके 100 बार जोड़ लो, उसी को बोलते हैं नेशनल इनकम। एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड, यूजुअली अ ईयर। पूरे साल में जो करोगे वो नेशनल इनकम ईयरली हो जाएगी। इट रिफ्लेक्ट्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ नेशन। तो अगर एक ही चीज को 4 बार बेचोगे तो 4 ही बार जोड़ी जाएगी, क्योंकि वो बिक तो इंडिया में ही रही है ना। तो इंडिया में जब तक वो बिकती रहेगी, 4 बार बिके या 400 बार बिके, उसकी वैल्यू को गिना जाएगा। उसी को बोलते हैं नेशनल इनकम। इसका मतलब अगर आपको कहा जाए कि हमारे देश की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक अलग चीज है और नेशनल इनकम एक अलग चीज है। फिर से समझ लीजिए नेशनल इनकम को दोबारा। नेशनल इनकम क्या है? टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री। जितना हमने प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस, अब प्रोड्यूस तो एक ही बार होगा ना, हमने एक बार प्रोड्यूस करा, बस हो गया प्रोड्यूस, अब बार बार प्रोड्यूस होगा। तो नेशनल इनकम में सिर्फ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब हमने कोई चीज बनाई तो वो प्रोडक्शन है, या हमने कोई सर्विसेज दी। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक ही बार तो पढ़ाऊंगा, एक ही बार फीस लूंगा, तो ये नेशनल इनकम का पार्ट हो जाएगा। लेकिन जब हम एक ही चीज को 4 बार बेचते हैं तो जो पहली बार बनाई थी तो वो नेशनल इनकम का पार्ट है, लेकिन जब अगली 3 बार बेची तो वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है, लेकिन जीडीपी का पार्ट है। अब किस किस को जीडीपी और नेशनल इनकम के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया? एक बार और समझा रहा हूं। ए बंदे ने एक आइटम बनाई और वो 100 रुपए में बेच दी, तो मैंने बनाई है ना, तो जो प्रोडक्शन है
वो नेशनल इनकम का पार्ट है। तो नेशनल इनकम हो गई 100 रुपए और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी होगा 100 रुपए। फिर वो ए बंदे ने जिसने खरीदी थी उसने बी को भेज दिया 120 में। नेशनल इनकम तो नहीं बढ़ेगी क्योंकि वो प्रोडक्शन नहीं है, वो ट्रेडिंग है, लेकिन जीडीपी बढ़ जाएगी। जीडीपी हो गई अब 220 रुपए। तो जीडीपी जितनी बार भी वो चीज बिकेगी उतनी बार जीडीपी में कैलकुलेट हो जाएगी वो, लेकिन नेशनल इनकम में वो सिर्फ एक ही बार कलेक्ट होती है जितने पे वो आपने मैन्युफैक्चरिंग करी थी उसकी कॉस्ट। नेशनल इनकम और जीडीपी का डिफरेंस आपको समझ में आया? पेपर में क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड। सर एक बार बोलिए Yes. सर। फिर से बता रहा हूं मैम, देखिए ए ने कोई चीज को मैन्युफैक्चरिंग की और 100 रुपए की बेच दी बी को, डी ने वही चीज 120 की बेच दी सी को, सी ने वही चीज 150 की बेच दी या 130 की बिकवा लो पहले डी को, फिर इसने 150 की बेच दी ई को, और फिर इसने 200 की बेच दी एफ को। तो अगर मैं नेशनल इनकम की बात करूं तो वो 100 रुपए है, लेकिन जीडीपी की बात करूं तो वो 100 प्लस 120 प्लस 130 प्लस 150। मैम क्या समझ में नहीं आया वो बोलिए। आ गया सर। नेशनल इनकम और जीडीपी में क्या फर्क है? नेशनल इनकम जब बार बार आइटम बिकती है तो वो नहीं बढ़ती, नेशनल इनकम सिर्फ प्रोडक्शन देखती है, और जीडीपी जितनी बार वो आइटम बिकेगी तो वो बढ़ेगी। इसका मतलब जीडीपी तो नेशनल इनकम से कई गुना होती होगी, जीडीपी नेशनल इनकम से कई गुना होती होगी। बिल्कुल ठीक बात, देखो यहीं पर 6 गुना हो रही है, ये 100 रुपए है, 600 रुपए सेम प्रोडक्ट के लिए भी, तो 6 गुना यहीं पर हो रही है, तो एक्चुअल में तो बहुत सारी गुना होती होगी। बिल्कुल ठीक बात। मेरे हिसाब से आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, फिर भी हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे। अब आगे कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम समझाने के लिए पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट समझ लीजिए। अभी जो मैंने आपको समझाया तो थोड़ा सा और मोल्ड करेंगे। टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर, प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर तो हम ले ही लेते हैं, प्लस इंक्लूड कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट को भी जीडीपी में ही ले लेते हैं। मतलब किसी भी तरीके से खर्चा हुआ जो आपने प्रोडक्शन करी वो तो हो ही, लेकिन बाद में अगर आपने ज्यादा में बेच दिया या कोई और तरह का खर्चा कर दिया या उसकी रूपरेखा बदल दी तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे। तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट वो था ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तो जो जीडीपी थी जो आपने कैलकुलेट करी थी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसी के अंदर इनकम अर्न्ड बाय रेजिडेंट अब्रॉड, अगर आपके यहाँ कोई बंदा अमेरिका में जाके पढ़ाई कर रहा है, अमेरिका में जाके कमा रहा है किसी तरीके से, जो इनकम उसने अमेरिका में कमाई वो भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगी। और इनकम अर्न्ड बाय फॉरेनर इन कंट्री, अगर किसी फॉरेनर ने आपके इंडिया में आके कुछ कमाया होगा तो वो लेस करेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये नेशनल इनकम हो जाएगी अपनी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा जो हमारे बंदों ने कमाया। मतलब हमने टोटल जीडीपी ले ली, फिर हमारे बंदे की इनकम इसमें इंक्लूड कर दी और दूसरे के बंदे की इनकम को एक्सक्लूड कर दिया। राधा मैम समझ में आया जीएनपी? या सर। किसी और की कोई क्वेरी? जीएनपी और जीडीपी में डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा हो तो? जब कभी कभार वो बोलते हैं कि जीडीपी डाउन हो गई है तो इट मीन की सेल डाउन हुई है। जीडीपी डाउन होने का मतलब कि हाँ हमारे ओवरऑल कंट्री की सेल डाउन हो गई, मतलब लोगों ना बिजनेस ही नहीं कर पा रहे। कब होता है? जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, लोगों के पास पैसा ही ना हो माल खरीदने के लिए, तो बेचेंगे कहां से? डिमांड ही ना हो। बीच में प्रॉपर्टी की सेल खत्म हो गई थी, 4-5 साल किसी का कुछ बिका ही नहीं, तो उस टाइम पर जीडीपी डाउन हो गई थी, तो प्रॉपर्टी नहीं बिक पा रही थी। कोरोना के अंदर कोई बाहर ही नहीं निकल रहा था तो सेल ही नहीं हो पा रही थी, तो भी जीडीपी डाउन हो गई थी। बस जीएनपी को एक बार और बताइए। जीएनपी का मतलब होता है कि जीडीपी में अगर हमारा कोई बंदा इंडिया के बाहर है तो उसकी इनकम तो उसमें जुड़ी नहीं है, क्योंकि जीडीपी का मतलब होता है इंडिया की इनकम, इंडिया की सेल। अब अगर कोई बंदा इंडिया के बाहर जाके काम कर रहा है, वहां से सैलरी ला रहा है, तो वो इसमें ऐड कर लो। दूसरा, कोई बंदा हमारे देश में रह के सैलरी कमा रहा है तो हमारे देश का है ही नहीं, यहाँ की जीडीपी तो वह ही नहीं, यहाँ का पैसा उठा के बाहर फेंक देगा। तो जब वो बाहर फेंक देगा तो जीएनपी निकालते समय उसे लेस कर दो। अपने देश का बंदा है दूसरे देश में जाके कर रहा है काम तो उसे ऐड करो, दूसरे देश का बंदा अपने देश में आया हुआ और यहाँ पर जो कमा रहा है उसे लेस करो, तो निकल कर आएगी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। डोमेस्टिक का मतलब इंडिया में बना हुआ,
नेशनल का मतलब इंडिया के द्वारा कमाया हुआ। जो हमारी कमाई दूसरा बंदा दूसरे देश में आके करा वो भी तो जोड़ो ना, वो हमने तो कमाया, तो इसलिए उसमें अपना कमाया हुआ जोड़ते हैं, दूसरे का कमाया हुआ घटा देते हैं। आप फॉर्मूला याद रखो बस, जीडीपी में से अपने देश का बंदा अगर बाहर जाके काम कर रहा है वो जोड़ना है, दूसरे देश का बंदा हमारे आगे काम कर रहा है वो घटाना है, तो जीएनपी आ जाएगी। सबको क्लियर? मेरे हिसाब से क्लियर है। इन पे एक एक दो दो नंबर के सिंपल क्वेश्चन आएंगे, फॉर्मूला पूछ ले यस सर। तो आपको समझ में आना जरूरी है, रट्टा नहीं मारना है। वेरी गुड वेरी गुड, सबके थम्स अप आ रहे हैं, वेरी गुड। कोई क्वेरी नहीं है ना, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे थम्स अप आ गए, वेरी गुड, अरे वाह बौछार। आगे बढ़ते हैं सर, एक नया कंसेप्ट अब फिर से। अभी तक मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था जीएनपी, अब एक नया आ गया एनएनपी। एनएनपी क्या है कि आपने जीएनपी तो निकाल ही लिया, उसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर दो। डेप्रिसिएशन मतलब कोई कैपिटल कंजम्पशन हुई हो, डेप्रिसिएशन उसका, नॉन कैश एक्सपेंडिचर हो तो वो लेस कर दो, आ जाएगा एनएनपी। अब मैंने आपको टोटल 3 चीज सिखा दी। एक मैंने आपको सिखाई जीडीपी, एक मैंने आपको सिखाया जीएनपी, और एक मैंने आपको सिखाया एनएनपी। जीडीपी से जीएनपी बनाने के लिए फॉरेन इंडियन का जोड़ दो, और फॉरेनर जो यहाँ इंडिया में बैठा है उसका घटा दो। आपका निकल कर आ गया, जीडीपी से निकल कर आ गया जीएनपी। और जीएनपी को एनएनपी बनाने के लिए, जीएनपी था ग्रॉस, एनएनपी है नेट। नेट नेशनल प्रोडक्ट बनाने के लिए आपने डेप्रिसिएशन को लेस करना है। ये 3 चीजें पढ़ा रहा हूं, है तो और भी ज्यादा पढ़ाई तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक दिन इसे प्रोसेस कर लो, कल को इसके आगे का पढ़ाएंगे। ये क्वेरी बोलिए सर। ये डेप्रिसिएशन मतलब एवरी डेप्रिसिएशन, माने कंट्री का डेप्रिसिएशन में क्या? कंट्री का डेप्रिसिएशन होता है। कंट्री क्या करती है कि कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, रोड्स वगैरह बनाती है। अब रोड पर मान लो 200 करोड़ खर्च हो गया, 2000 करोड़ खर्च हो गया, तो गवर्नमेंट भी ये मानकर चलती है हमने 2000 करोड़ जो रोड पर खर्च हुए हैं ये 3 या 4 साल ही चलेगा, तो वो हर साल इसका डेप्रिसिएशन लगाती है। खर्च तो कर दिए पूरे 2000 करोड़, लेकिन फिर 500 करोड़ करके डेप्रिसिएशन लगाती है अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाते समय। तो जब आपको एनएनपी निकालना होगा तो आपने भी वो डेप्रिसिएशन को लेस करना है। कंट्री डेप्रिसिएशन, कंट्री का ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, न्यूमेरिकल इस पे नहीं है, अगर होगा भी तो क्वेश्चन में गिवन होगा। और कोई क्वेरी किसी की अभी तक में? किसी की कोई क्वेरी नहीं है तो आज के लिए इतना ही। ये बताइए आज की क्लास कैसी लगी? और थी? एकदम बढ़िया सर, एक नंबर। अच्छा नहीं, बहुत बढ़िया। ऐसे भी होंगे कुछ बंदे जो थ्योरी थी तो बोर लगी होगी। है कोई? सर आज की थोड़ी सी कम मजेदार थी। सर एक चीज पूछना था, ये जो एनएनपी का जो डेप्रिसिएशन है वो क्या सर आपका कैपिटल कंजम्पशन का डेप्रिसिएशन को थोड़ा दोबारा तरह समझाइए ना। कैपिटल कंजम्पशन मतलब जो गवर्नमेंट ने रोड्स बनाई, धर्मशाला बनाई या कुछ भी इस तरह का काम किया, वो उनका खर्चा तो एक बार हो जाता है, लेकिन सबको पता है कि 2-3 साल में फिर टूट जाएगी। तो वो जो टोटल एक्सपेंस होता है वो पूरा का पूरा सारा 1 साल का नहीं होता, वो 3 साल का है मान लो, तो 1/3 करके उसे हर साल लेस करना होता है। तो उसे डेप्रिसिएशन की फॉर्म में 33% जितने भी परसेंट कंपनी को गवर्नमेंट को करना है वो लेस करती है। तो एनएनपी निकाल, मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होता है उससे जो डेप्रिसिएशन होता है। हाँ उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करती है गवर्नमेंट भी। ठीक। और कोई क्वेरी किसी की आज की क्लास के लिए? थैंक यू, इतना ही। चलिए तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, शब्बा खैर। सर एक मिनट थोड़ा सा सर, हाँ बोलिए। नहीं इधर उधर हो गया सर। पिछला जो चैप्टर आपने पढ़ा था सर, उस चैप्टर में एक टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी तो नहीं है, बट वो क्वेश्चन में है सर। बोलिए क्या है? डीसीएफ क्या है सर? डीसीएफ, डीसीएफ डीसीएफ अप्रोच होती है वैल्यूएशन की, आगे लेसन में आएगी, मैं पढ़ा दूंगा ये। नहीं सर, उसके पहले वाले चैप्टर में क्वेश्चन ये, हाँ ये पहले जो हमने वाले 4 नंबर चैप्टर पढ़ा उसमें मैंने पढ़ाया था आपको, ये वही है जिसका फॉर्मूला था इनकम डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न माइनस ग्रोथ। ये है डीसीएफ अप्रोच। नहीं डीसीएफ अप्रोच नहीं पढ़ाई मैंने, वो था मैंने एन्युटी वाला लेसन पढ़ाया आपको अभी, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू वाला।
हाँ तो अभी आने वाला है, वो पढ़ाऊंगा, डीसीएफ अप्रोच अभी आने नो सर अभी नहीं। हाँ वो एक्चुअली दोनों बैच बिल्कुल अभी भी खत्म हुए ना, मैं कंफ्यूज रहता हूँ किसमें क्या पढ़ा है। तो ये वाला कंसेप्ट भी आगे के लेसन्स में आएगा, डीसीएफ अप्रोच का लेसन आएगा, वैल्यूएशन प्रिंसिपल आएगा, जब हम कंपनी की वैल्यूएशन सिखाएंगे, वो चैप्टर नंबर है 7, चैप्टर नंबर 7 है कंपनी वैल्यूएशन, तब उसमें आएगा ये डीसीएफ अप्रोच सिखाएंगे, वैल्यूएशन शेयर वैल्यू करने की अप्रोच है ये। और इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं, मतलब 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं डीसीएफ अप्रोच पे। चलिए और कोई क्वेरी तो नहीं है?